तो डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें कई एक एग्जाम्पल हैं, एक एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, बाइसिकल राइडर leans inward while taking turn। जब साइकिल सवार कहीं पर टर्न लेता है तो वो अंदर की तरफ झुक जाता है। ठीक है, यस सर। ना झुके तो ये साइकिल सवार है और ये इसकी रेडियस हो गई। अगर ये सीधा सीधा साइकिल चलाए, ये इसका ट्रैक हो गया। अगर ये सीधा सीधा साइकिल चलाए, झुकना ना चाहे, तो क्या होगा? सर गिर जाएगा ये। क्यों? सीधा सीधा खड़ा है, क्यों गिर जाएगा? देखो, अगर हम इसका फ्री वाई डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यस सर। अगर ये सर्किल में मूव करता है इस तरीके से, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्किल में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए। अब देखो, साइकिल सवार के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, आर तो है ही, तो एम बी स्क्वायर अपन आर के बराबर ये हो गया तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को प्रोवाइड कौन करेगा? कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है ना? यस सर। लेकिन अगर ये अपनी साइकिल को ऐसे झुका दे, ऐसे कर दे, तो अब साइकिल अगर स्लिप करेगी तो बाहर की तरफ स्लिप करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। अंदर। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है तिरछा करने पर, ये इस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। अगर हाँ ये सर। साइकिल को सीधा रखता है तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा और ये अपनी हाँ साइकिल को सर। नहीं चला पाएगा। जब ये हल्का सा तिरछा कर देगा तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा और इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। तो नीचे का लाइन लिख लो, हेयर द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the friction force between tires of bicycle and road। टायर्स ऑफ बाइसिकल एंड रोड। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर एक फिगर फिर से बना लो। यहाँ पर हमने ये एक साइकिल सवार बना दिया है, ये इसका व्हील हो गया, ये इसका हेड। ठीक है, और यस। यहाँ पर बीचों बीच में हमने जी बना दिया है। तो अगर हम इसके फोर्सेस की बात करें तो पहला तो इसका वेट लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, इस तरीके से। वेट that is mg, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बाइसिकल स्लिप करेगी तो राइट की तरफ स्लिप करेगी, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ। और ये साइकिल जो है, वो साइकिल सवार जो है वो आर रेडियस में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के अगर क्वेश्चन बनाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपान डेट इज प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के क्वेश्चन बनाएं तो एन बराबर हो जाएगा एम जी के। ये हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। अच्छा, अब इसमें अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से बना करके देते हैं तो उसमें एफ को निकालने, या तो एफ की वैल्यू दे रखे होंगे या फिर एफ को निकालने का कोई तरीका दे रखे होंगे। तो देखो, यहाँ पर जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यस सर। अगर हम मान लें कि v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज नेगोशिएबल बाय द ट्रैक, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी?
म्यू इंटू एन के बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। हाँ सर। तो अब हम यहाँ पर एफ की जगह पर लिखेंगे म्यू इंटू एन और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपान आर जी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब देखो इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन में थीटा कहीं पर है ही नहीं। थीटा का मतलब हमने ये मान लिया है वर्टिकल से ये थीटा एंगल पर इंक्लाइन करता है। अगर हमें इंक्लाइनेशन एंगल पता करना है थीटा एंगल, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्या करें, कल तुमको बताया था कि अगर फोर्स की इक्वेशन से काम ना चले तो मोमेंट वाला। तो मोमेंट से इक्वेशन से काम चलाएं, ठीक है। यस तो सर। तो हमने इसी पॉइंट को नाम दे दिया ए, ये जी है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर देखो जी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा एम बी स्क्वायर अपान आर के बराबर। इसको हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब देखो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट के अबाउट ले लें तो यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन फोर्स इन दो का मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉक वाइज मोमेंट। ठीक, क्लॉक वाइज कौन घुमाने की कोशिश करेगा, एम जी। यस सर। और क्लॉक वाइज कौन घुमाने की कोशिश करेगा, ये स्यूडो फोर्स एम बी स्क्वायर पान आर, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर देखो एम जी और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगी, बी जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। यस सर। तो एम जी इंटू बी जी साइन थीटा डेट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। हाँ सर। बी जी कास थीटा, बी जी से बी जी कैंसिल आउट, यम से यम कैंसिल आउट, इस कास थीटा को इधर से इधर ले आओ, हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा डेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर और जी। ये हमारे पास रिलेशन मिला, इस रिलेशन से हम लोग फाइंड करेंगे एंगल थीटा को। अच्छा अब इसी में देखो मान लेते हैं रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमको क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए कि हमारी साइकिल स्लिप ना करे, ठीक है। तो देखो यस सर। कंडीशन कंडीशन फॉर नॉन स्किडिंग। देखो यहाँ इस वाले रिलेशन से जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मगर एफ की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, म्यूएन से ज़्यादा। यस सर। इसका मतलब एम बी स्क्वायर की वैल्यू म्यूएन से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। म्यूएन क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन always greater than or equal to एम बी स्क्वायर अपान आर। इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू एन डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। एन यस। की जगह पर लिख सकते हैं एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर, एम से एम कैंसिल, तो म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी, ठीक है। यस या सर। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं b इज इक्वल टू बी इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। इतनी वेलोसिटी से कम अगर हम साइकिल चलाएं तो वो तो स्किड हमारी नहीं करेगी। स्लिप नहीं करेगी। यस हाँ सर। हाँ हाँ, स्किड नहीं करेगी, ठीक है, बात एक ही है। हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यस सर। तो हमको क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए कि हमारी साइकिल स्लिप ना करे। तो देखो टू अवॉइड स्किडिंग, इसका अवॉइड स्किडिंग, म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब हमें बी को कम रखना पड़ेगा। यस सर।
आर को ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब प्रिकॉशन क्या रखे, साइकिल सवार को अपनी स्पीड को कम कर देना चाहिए यस सर। और आर को बढ़ा देना चाहिए, मतलब लार्जर रेडियस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। तो नीचे एक लाइन लिख लो, टू अवॉइड स्कटिंग, द बाइसिकल राइडर, द बाइसिकल राइडर द बाइसिकल राइडर, नीचे एक डॉट बना के लिख लो, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल, ठीक है। यस सर। सेकंड डॉट बना के लिख लो, ही शुड फॉलो लार्जर रेडियस, ही शुड फॉलो लार्जर रेडियस। अब दूसरा डाल दो, बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स, जो रोड और रेलवे ट्रैक्स हैं उनको हल्का सा आउटर एज पर उठा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ना उठाएं। रोड या रेलवे ट्रैक को थोड़ा सा साइड में उठा देते हैं इस तरीके से। तो ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो कोई हैवी व्हीकल है, जैसे कि बस है, ट्रक है, ट्रेन है, जैसे इस तरीके से है। मान लो यस। कि ये है, हमने कोई बस ले ली या ट्रक ले लिया, कुछ भी ले लिया है, ये बस या ट्रक है और ये ओरिजिन है, सेंटर है और इसकी रेडियस हमने आर के बराबर मान ली। होगा क्या, जब हम प्लेन रोड पर इसको टर्न कराएंगे इस तरीके से, तो नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू स्मॉल एफ। ये जो स्मॉल एफ है इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ये इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ट्रक या ट्रेन के केस में यम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये ट्रक इसके ऊपर नहीं चल सकता। तो करते क्या है, रोड या रेलवे ट्रैक्स को थोड़ा सा बैंक्ड कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। तो तिरछा करने पर क्या होता है, तिरछा करने पर क्या होता है, देखो ये हमने एक ट्रक कंसीडर कर लेते हैं। इस तरीके से और ये हमने इसके व्हील्स बना दिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं पर है और नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से लगेगा। इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब देखो, अगर इस बैंकिंग को हम थीटा मान लें तो ये एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यस सर। अगर हम n को हटा दें तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। n का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो वेट को बैलेंस करेगा,
और n का जो साइन कंपोनेंट होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। ये तो फिगर बना लो, फिर थोड़ा सा लिख लो। लिखो, इन केस ऑफ हैवी व्हीकल्स like bus, truck, train, the necessary centripetal force may not be provided by only friction. So the roads and railway tracks are banked. Now the necessary centripetal force is provided by horizontal component ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखो हम दो केस कंसीडर करेंगे, एक में फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे और एक में नहीं करेंगे। तो पहले नहीं करेगा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पहला देख लो, व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। ओरिएंटल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाएंगे तो n sin थीटा इज इक्वल टू mb स्क्वायर अपान r, ये इक्वेशन बनेगी। यस सर। वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाएंगे, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दो। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी। या तो इस फार्मूले को याद रखो, या b इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको याद रखो। अब देखो, जो बैंकिंग की जाती है, यानी कि जो रोड को तिरछा किया गया है, उसका एंगल तो फिक्स होगा, उसको तो कम ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ सर। तो थीटा फिक्स है, जी भी फिक्स है और आर भी फिक्स है। इसका मतलब जो है कि जो बैंकिंग की जाती है वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर की जाती है। जैसे मान लो की गई है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बैंकिंग की गई है, ठीक है। तो अगर हम इस स्पीड को, अपनी कार की स्पीड को 40 से बढ़ा करके 60 किलोमीटर पर कर दें, बराबर कर दें, तो देखो जी तो कांस्टेंट है, tan थीटा भी कांस्टेंट है, तो हमें आर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कार अपने आप से आउटर रेडियस में चली जाएगी, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसे यस। जहां पर टर्निंग होती है, वहां पर कोई ड्राइवर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको उतनी ही स्पीड पर चलानी पड़ेगी जो वहां के लिए डिसाइडेड है। इसी तरीके से अगर हम कम स्पीड कर दें, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो भी आर की वैल्यू को हमें घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो है कार ड्राइवर अपनी इनर रेडियस में आ जाएगा, वो चाहे या ना चाहे उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, अगर रेडियस उसको फिक्स रखनी है। तो जिस स्पीड के लिए बनाया गया है ट्रैक को, उसी स्पीड को उसे मेंटेन करना होगा। अगर वो ज़्यादा स्पीड रखेगा तो कार अपने आप से आउटर रेडियस में चली जाएगी, और अगर उस निश्चित स्पीड से कम रखेगा तो कार अपनी रेडियस से इनर रेडियस में चली जाएगी। अब देखो, इसी में दूसरा केस, मैं इसी में करेक्शन कर देता हूं, तुम फिर से बना लो फिगर को। दूसरा केस, व्हेन फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड। नॉट को हम यहाँ पर हटाए दे रहे हैं। तो जब फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा इनर साइड में, कुछ इस तरीके से लगेगा, ये, और ये एंगल थीटा। तो देखो, अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, n साइन थीटा ओरिएंटल कंपोनेंट लेकर के प्लस f cos थीटा
इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर, और वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं एन कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा अपान एन कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व आगे नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे, जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इनटू एन के बराबर। इसका मतलब एक ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिसको ये ट्रैक टॉलरेट कर सकता है या निगोशिएट कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम वेलोसिटी को कर देंगे तो ये ट्रैक निगोशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा नहीं। तो नई लाइन से लिख लो, लिखो लिखो लेट वी बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, v be the maximum velocity that is negotiable by the track। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर। तो यहाँ पर देखो एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कास थीटा अपान एन कास थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बी स्क्वायर अपान आर जी। म्यू से म्यू एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। म्यू की जगह पर लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ लेमडा, और इसको लिख सकते हैं साइन लेमडा अपान कास लेमडा। तो साइन थीटा प्लस साइन लेमडा अपान कास लेमडा कास थीटा अपान कास थीटा माइनस साइन लेमडा अपान कास लेमडा अब इंटू साइन थीटा डेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी। साइन थीटा कास लेमडा प्लस कास थीटा साइन लेमडा, कास लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए लिख नहीं रहे हैं। कास थीटा कास लेमडा माइनस साइन थीटा साइन लेमडा बी स्क्वायर अपान आर जी। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन थीटा प्लस लेमडा, और यहाँ पर देखो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी कास ए प्लस बी बी स्क्वायर अपान आर जी। तो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर अपान आर जी बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस लेमडा। तो या तो इसको याद रखो या v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस लेमडा। पहले वाले और इसमें केवल लेमडा का डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रहे ये मैक्सिमम वेलोसिटी है डेट इज निगोशिएबल बाय द ट्रैक। ये फार्मूला अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसको ध्यान रखना। तीसरा सी स्किडिंग एंड ओवर टर्निंग ऑफ a car moving on horizontal circular track। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये कार है, ये आगे की तरफ जा रही है। तो अगर ये तेजी से सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे तो ये वाला जो अंदर वाला सिरा होता है ये थोड़ा सा उठ जाता है, मतलब ये बाहर की तरफ जो है हल्का सा झुक जाती है। ये कभी महसूस किया है? तो कभी देखना कार पे बैठ करके और सर्कुलर ट्रैक पे जब मूव कर रही होगी तो ये अंदर वाला व्हील है जो सेंटर की तरफ होगा, सर्किल के सेंटर की तरफ होगा, ये व्हील हल्का सा उठ जाएगा
और ये वाला अंदर की तरफ दब जाएगा। जैसे मान लो ये इस तरीके से गाड़ी है, तो ये वाला व्हील उठ जाएगा और ये वाला थोड़ा सा दब जाएगा, यानी इस तरीके से टोपल करने की कंडीशन में आ जाएगी ये गाड़ी। तो ऐसा क्यों होता है, इसको चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हमने एक सर्कुलर ट्रैक कंसिडर कर लिया है, ये इसका ओरिजिन हो गया। और यहाँ पर हमने एक ये व्हीकल कंसिडर कर ली है, ये इसका इनर व्हील है और ये इसका आउटर व्हील है, ये इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो इसके अगर हम रेडियस की बात करें ट्रैक के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द ट्रैक। और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट mg के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन ये देखो छोटे बड़े में बना रहा हूँ क्योंकि आउटर व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लगेगा। ये n1 है, ये n2 है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी g। दोनों व्हील्स के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली है 2a और h जो है वो हाइट मान ली है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। रेडियस ऑफ ट्रैक r है, 2a है, डिस्टेंस बिटवीन व्हील्स h जो है वो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमें n1 और n2 के वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तभी कुछ काम आगे हो पाएगा। अच्छा, एक इसमें और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। सबसे पहले हमें n1 और n2 की वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग इक्वेशन पहले बनाते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाएं तो n1 प्लस n2 डेट इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको निकालना है n1 और n2, ये जो इक्वेशन है इसमें एक में तो n1 n2 है, दूसरे में है ही नहीं, तो हमें इसका मतलब कम से कम एक इक्वेशन तो और चाहिए जिससे हम तो तीसरी इक्वेशन बनाएंगे किससे, मोमेंट से। तो हम लोग ले लेते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम जी के अबाउट ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट जी। तो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉक वाइज मोमेंट। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जी के अबाउट कौन घुमा रहा है, n2। तो n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी a के बराबर, तो n2 इंटू ए। और क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, n1 घुमा रहा है और f घुमा रहा है। n1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी n1 इंटू ए प्लस f के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी f इंटू
एच। अब n2 माइनस n1 इंटू ए बराबर एफ की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो यहाँ से, एम बी स्क्वायर अपान आर इंटू एच। तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर एच अपान ए आर। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड और सेकंड को अगर हम सॉल्व कर दें तो n1 n2 की वैल्यू निकल आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड सेकंड एंड थर्ड, n1 n1 कैंसिल, ट्वाइस n2 इज इक्वल टू यम जी प्लस बी स्क्वायर एच अपान ए आर। तो दिस इम्प्लाइज n2 इज इक्वल टू यम बाई टू जी प्लस बी स्क्वायर एच अपान ए आर। n2 की वैल्यू ये आ गई। n1 के लिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो n2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्वाइस n1 इज इक्वल टू एम जी माइनस बी स्क्वायर एच, एम को चलो बाहर ले लिया, बी स्क्वायर एच अपान आर ए आर। n1 इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपान टू जी माइनस बी स्क्वायर एच अपान ए आर। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर। चलो इसको हम डाल देते हैं ए और इसको डाल देते हैं बी। अब देखो, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएं, इस वाले क्वेश्चन को देखो, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी n2 की वैल्यू बढ़ेगी। n2 का वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ कि पहिए के ऊपर, व्हील के ऊपर प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ेगा। नीचे की तरफ बढ़ेगा तभी तो n2 ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हाँ सर। भाई जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा n2 बढ़ेगा। यस सर। तो यहाँ पर प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ रहा है जिसके कारण n2 की वैल्यू बढ़ रही है। अब इस इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को, इसमें देखो जैसे जैसे b की वैल्यू बढ़ाएंगे n1 की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, हाँ सर। यस सर। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है व्हील के ऊपर वो कम होता चला जाएगा। और अगर g की वैल्यू बी स्क्वायर एच अपान ए आर के बराबर हो जाए तो n1 की वैल्यू जीरो। जीरो कब होगी? जब व्हील का ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर n की वैल्यू जीरो, व्हील का ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म, और यहाँ पर जो है बढ़ता चला जा रहा है ऐसे। अब अगर हम वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ा दें तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो यहाँ पर पहिया और ज्यादा उठ जाएगा, तो गाड़ी क्या करेगी? बाहर की तरफ टोपल। भाई यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन कम करने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी इधर से उठ रही है। और जब g इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच अपान ए आर के बराबर है तो व्हील का ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म, और जब निगेटिव हो जा रहा है तो गाड़ी टोपल। तो गाड़ी टोपल ना करे, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम रहनी चाहिए, जी से हमेशा इसकी वैल्यू कम रहनी चाहिए। तो देखो, इसी में देखो, कंडीशन फॉर नॉन टोपलिंग, टोपल ना करे, तो इसके लिए होना चाहिए तुम्हारा बी स्क्वायर एच अपान ए आर, इसकी वैल्यू लेस रहनी चाहिए जी से। ठीक है, यस सर। तो दिस इम्प्लाइज v लेस देन अंडर रूट जी ए आर अपान एच। ठीक है, वेलोसिटी को इस स्पीड से अगर हम कम रखेंगे तो गाड़ी टोपल नहीं करेगी। अच्छा, अब इसी में देखो, g ग्रेटर देन बी स्क्वायर एच अपान ए आर, ये अगर हम सेफ कंडीशन चाहते हैं
कि हमारी गाड़ी टोपल ही ना करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जी से कम रहनी चाहिए। इसका मतलब गाड़ी को हम धीरे धीरे चलाएं, एच की वैल्यू को कम रखें। इसीलिए एच का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए जो रेसिंग गाड़ी हैं वो काफ़ी चपटी बनाई जाती हैं, जिससे उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहे। ए, डिस्टेंस बिटवीन द व्हील, ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेसिंग गाड़ियां हैं चौड़ी बनाई जाती है, उनके बीच के डिस्टेंस ऑफ द व्हील ज़्यादा रखी जाती है, जिससे कि वो टोपल ना करें। आर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि लार्जर रेडियस को फॉलो करना चाहिए। तो नीचे एक लाइन लिख लो, देखो टू अवॉइड टोपलिंग, टू अवॉइड टोपलिंग, टू अवॉइड टोपलिंग द कार ड्राइवर, द कार ड्राइवर, नीचे एक डॉट बना के लिख लो, शुड स्लो डाउन, should slow down the speed of the car, should slow down the speed of the car। सेकेंड डॉट बना के लिख लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी लो। थर्ड पॉइंट लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स मस्ट बी लार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स मस्ट बी लार्ज। चौथा पॉइंट, ही शुड फॉलो लार्जर रेडियस। अब इसी में देखो, कंडीशन फॉर नॉन स्किडिंग, स्किडिंग का मतलब होता है स्लिप करके बाहर चला जाना। तो देखो, एफ की वैल्यू ये निकली थी, एम बी स्क्वायर अपान 8। जैसे जैसे बी को बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती है म्यूएन के बराबर। अगर एम बी स्क्वायर अपान आर की वैल्यू म्यूएन से ज़्यादा हो गई तो गाड़ी ट्रैक पे नहीं रहेगी। इसका मतलब एम बी स्क्वायर आर की वैल्यू मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स से कम रहनी चाहिए। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर। म्यू इसको लिख सकते हैं एन वन प्लस एन टू, क्योंकि टोटल रिएक्शन एन वन प्लस एन टू है। एम बी स्क्वायर अपान आर, एन वन प्लस एन टू की वैल्यू एम जी के बराबर है। एम बी स्क्वायर अपान आर, एम से एम कैंसिल, तो म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी। या तो इसको ऐसे याद रखो, या बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। बी की वैल्यू अगर म्यू आर जी से कम होती है तो गाड़ी स्किड नहीं करेगी। अच्छा, अगर हम सेफ कंडीशन को लेकर चलें, मान लेते हैं म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रिकॉशन हमें क्या रखना चाहिए, बी की वैल्यू को कम रखना चाहिए, आर की वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए। तो हाँ एक लाइन नीचे लिख लो, टू अवॉइड, टू अवॉइड स्किडिंग द कार ड्राइवर, द कार ड्राइवर, नीचे एक डॉट बना के लिख लो, शुड स्लो डाउन, शुड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कार, द स्पीड ऑफ द कार। सेकेंड डॉट बना के लिख लो, ही शुड फॉलो लार्जर रेडियस, he should follow larger radius।